हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइसेंक्स पेन मॉडल। और लास्ट वीडियो में हमने दो मॉडल्स पढ़े थे, कैटल 16 फैक्टर पर्सनालिटी मॉडल, और हमने एल्बर्ट स्ट्रेट थ्योरी पढ़ी थी। तो ये मैं जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आइसेंक्स पेन मॉडल से। तो बेसिकली ये पहली ट्रेड थ्योरी थी और गॉर्डन एल्बर्ट ने ये 1936 में दी थी। उसने बेसिकली 4000 वर्ड्स उसको डिक्शनरी में मिले थे जो पर्सनालिटी ट्रेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। उसने उसको 3 लेवल में डिस्क्राइब कैटेगराइज कर दिया था: कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स वो थी जो कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट होती है, इतनी डोमिनेंट कि आपकी पर्सनालिटी उससे जानी जाती है। लाइक आपके नाम को उस चीज से एसोसिएट कर दिया जाता है। जैसे जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ऑनेस्टी आती है, नॉन वायलेंस आता है। तो ये कार्डिनल ट्रेट्स होती हैं। सेंट्रल ट्रेट्स बेसिकली वो पर्सनालिटी, बेसिक पर्सनालिटी फाउंडेशन होती है, जैसे कि आप इंसान कैसे हो, लाइक इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, शाय, एंग्शियस, ये सब सेंट्रल ट्रेट्स होती हैं। सेकेंडरी ट्रेट्स वो होती है, ये कुछ एटीट्यूड्स और प्रेफरेंसेस से रिलेटेड होता है। ये बेसिकली कुछ ही सिचुएशन में अकर होती हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी अगर आपको, तो पब्लिक के बीच में अगर आपको बोलने को बोल दिया तो आप एंग्शियस हो गए। या फिर अगर आप इम्पेशेंट हो, लाइक आपको लाइन में खड़े रहना नहीं पसंद, तो दैट ऑल कम्स अंडर सेकेंडरी ट्रेट। तो ये थी एल्बर्ट की ट्रेट थ्योरी। इसके बाद हमने इसकी मेरिट्स पढ़ी थी। तो मेरिट्स ये थी कि इसको एकेडमिक सेटिंग में किया गया था, तो इसकी जनरलाइजेबिलिटी बढ़ गई थी, बिकॉज इसको साइको एनालिटिक सेटिंग में नहीं किया गया था। इसलिए ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट तक सीमित, लाइक साइकोलॉजिस्ट तक लाइक एसोसिएटेड नहीं थी। ये इसकी जनरलाइजेबिलिटी इंक्रीज हो गई थी। और एल्बर्ट पहले इंसान थे जिन्होंने ट्रेट का कंसेप्ट दिया था, तो फिर इसलिए इस पर्सनालिटी को ज़्यादा साइंटिफिकली समझा गया जब एक बार ट्रेट का कंसेप्ट हमें मिल गया। और एल्बर्ट का ये जो इडियोग्राफिक अप्रोच था पर्सनालिटी को लेके, ये क्वाइट प्रेज वर्दी था, बिकॉज ये काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस दिया था इन्होंने पर्सनालिटी का। तो ये कुछ मेरिट्स थी। डी मेरिट्स ये थी कि ये फिलोसफिकल ज़्यादा थी, कॉमन सेंस पे ज़्यादा बेस्ड थी। और बेसिकली इसमें इन्होंने, लाइक एल्बर्ट ने बच्चों को मेंशन नहीं किया था या फिर साइकोटिक्स को मेंशन नहीं किया था, तो ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है ये थ्योरी। और इसने बिहेवियर को भी एक्सप्लेन नहीं किया था इस थ्योरी ने, तो फिर वो एक और डीमेरिट है। फिर हमने कैटल्स का 16 फैक्टर पर्सनालिटी मॉडल पढ़ा था और हमने समझा था कि कैटल ने 16 प्राइमरी या सोर्स ट्रेट दी थी। हमने पढ़ा था कि कैटल ने दो मेन चीजें दी थी, सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट। तो सोर्स ट्रेट कौन सी होती है? सोर्स ट्रेट एक तो स्टेबल होती है नेचर में और वो हमारी पर्सनालिटी का बिल्डिंग ब्लॉक होती है। सरफेस ट्रेट बेसिकली सोर्स ट्रेट के आपस में कनेक्ट करने से सरफेस ट्रेट्स बनती है। तो यही हमने पढ़ा था, सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट, और 16 जो भी हमें सोर्स ट्रेट मिली थी कैटल ने जो दी थी वो हमने पढ़ी थी। तो अब हम पढ़ते हैं आइसेंक्स पेन मॉडल। तो पहला पॉइंट देखते हैं। द पेन मॉडल इज अ बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलप्ड बाय इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट हेंस आइसेंक 1916 to 1997। तो बेसिकली पेन मॉडल एक बायोलॉजिकल थ्योरी है पर्सनालिटी की। ओके, बायोलॉजिकल है, याद रखना कि इसका जो ओरिजिन है वो बायोलॉजिकल है। ये दी थी हैंस आइसेंक ने जो कि जिनका लाइफ स्पेन 1916 से 1997 तक था। ये जो मॉडल है ये फोकस करता है तीन ब्रॉड पर्सनालिटी फैक्टर्स पे। कितने? तीन ब्रॉड पर्सनालिटी फैक्टर्स। पी से साइकोटिज्म, ई से एक्सट्रावर्जन, एन से न्यूरोटिसिज्म। पेन, ओके, साइकोटिसिज्म, एक्सट्रावर्जन और न्यूरोटिसिज्म। आइसेंक का ये मानना था कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कॉर्टिकल अराउजल और हार्मोन लेवल, कॉर्टिकल अराउजल और हार्मोन लेवल along with environmental factors, जैसे कि बिहेवियर लर्न थ्रू कंडीशनिंग। लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में यही आ गया कि जो भी कंडीशनिंग से हमने बिहेवियर लर्न किया है वो एक पर्सन का स्कोर इन्फ्लुएंस करती है इन पर्सनालिटी डायमेंशन पे।
साइकोटिसिज्म क्या होता है? तो अब हम पहले साइकोटिसिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो साइकोटिसिज्म बेसिकली वो डायमेंशन है जो कि कैप्चर करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस किन टर्म्स में, टफ माइंडेडनेस, कोई कितना टफ माइंडेडनेस है या कितना एग्रेसिव है या कितना इम्पल्सिव है या एंटी सोशल है, तो ये सब कुछ साइकोटिसिज्म में आता है। जो हाई लेवल ऑफ साइकोटिसिज्म होता है वो कुछ ट्रेट से एसोसिएटेड होता है, जैसे कि जिनमें साइकोटिसिज्म ज्यादा होता है वो टफ माइंडेड होते हैं, वो इनसेंसिटिव होते हैं, थोड़े हॉस्टाइल होते हैं और वो बेसिकली रिस्की या इम्पल्सिव बिहेवियर में जल्दी एंगेज हो जाते हैं। इंडिविजुअल्स जो कि साइकोटिसिज्म जिनमें ज़्यादा होता है वो बेसिकली शो करते हैं कि उनमें एम्पैथी थोड़ा कम है और वो क्रिमिनल या एंटी सोशल बिहेवियर में ज़्यादा एंगेज रहते हैं। आइसेंक ने प्रपोज किया था कि साइकोटिसिज्म बायोलॉजिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि हार्मोनल या फिर न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। स्पेसिफिकली जो हाई लेवल है साइकोटिसिज्म का, उसको हम हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल से एसोसिएट कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो कि एग्रेशन में रोल प्ले करता है या डोमिनेंस में या एंटी सोशल बिहेवियर में। फिर आते हैं एक्स्ट्रावर्जन पे। एक्स्ट्रावर्जन क्या है? एक्स्ट्रावर्जन बेसिकली वो डिग्री है जो कि हमें बताती है कि एक इंसान कितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन या फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड में कितना ज़्यादा रहना पसंद करता है। हाई एक्स्ट्रावर्जन को कुछ ट्रेड से करेक्टराइज किया जा सकता है, जैसे कि आउटगोइंग, सोशेबल, टॉकेटिव, एनर्जेटिक, या फिर जो जिसको हर जगह एक्साइटमेंट, इंजॉयमेंट करना है। जो बायोलॉजिकल बेसिस होता है एक्स्ट्रावर्जन का, वो कॉर्टिकल अराउजल में जो डिफरेंसेस होते हैं उससे लिंक्ड होता है। आइसेंक ने सजेस्ट किया था कि जो एक्स्ट्रावर्ट्स होते हैं उनमें नेचुरली लोअर लेवल ऑफ कॉर्टिकल अराउजल होता है। बेसिकली उनका जो कॉर्टिकल अराउजल होता है उसमें वो कम होता है, उनमें लो लो होता है कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से उनको एक्सटर्नल स्टिमुलेशन वो सीक करते हैं या फिर वो सोशल इंटरेक्शन में एंगेज होते हैं, जिससे कि उनका जो अराउजल लेवल है वो इंक्रीज हो। तो कॉर्टिकल अराउजल बेसिकली होता क्या है? इट इज द एक्टिवेशन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, जो कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। कॉर्टिकल अराउजल बेसिकली रेफर्स टू द एक्टिवेशन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच इज इन्वॉल्व इन कॉग्निटिव प्रोसेसेस। जो कॉर्टिकल अराउजल होता है उस वो बेसिकली एक्टिवेशन, हम बोल सकते हैं कि लेवल ऑफ एक्टिवेशन या फिर अलर्टनेस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, उस चीज को रेफर किया जाता है एज कॉर्टिकल अराउजल। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आउटर लेयर होती है ब्रेन की, जो कि हायर कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑल दोज कम्स अंडर कॉग्निटिव फंक्शंस। तो बेसिकली इसमें ओवरऑल लेवल आ जाता है न्यूरोनल एक्टिविटी का और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी जो भी कॉर्टिकल रीजन में होती है। बेसिकली न्यूरॉन्स में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी होती है, जो भी पोटेशियम या सोडियम आयंस का जो भी आई मीन एक्सचेंज होता है, उसको हम बोल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी है और न्यूरोनल एक्टिविटी उससे डिटरमाइन की जाती है। लास्ट पॉइंट ये है कि जो लेवल होता है कॉर्टिकल अराउजल का, वो हर इंडिविजुअल में अलग होता है और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और उनके कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेस को भी। तो ये माना जाता है कि ये जो लेवल होता है कॉर्टिकल अराउजल का, ये एक रोल प्ले करता है अटेंशन को रेगुलेट करने में, परसेप्शन को, मेमोरी को और दूसरी कॉग्निटिव प्रोसेसेस को। तो बेसिकली जो एक्स्ट्रावर्टेड लोग होते हैं उनमें कॉर्टिकल अराउजल कम होता है, इसलिए अपना कॉर्टिकल अराउजल इंक्रीज करने के लिए वो सोशल इंटरेक्शन में ज़्यादा एंगेज होते हैं। फिर आ जाता है न्यूरोटिसिज्म पे। न्यूरोटिसिज्म रिफ्लेक्ट करता है टेंडेंसी नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करने की, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, इमोशनल इनस्टेबिलिटी। तो हाई न्यूरोटिसिज्म को हम कुछ ट्रेट से एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, वही ज़्यादा करते हैं, एंजाइटी इन लोगों को ज़्यादा होती है, सेल्फ डाउट बहुत होता है, ये इमोशनली रिएक्टिव होते हैं स्ट्रेसर्स को लेके। इंडिविजुअल जो न्यूरोटिसिज्म में हाई होते हैं
उनमें नेगेटिव इमोशंस उनको ज़्यादा आते हैं और वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को लेके ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। आइसेंक ने प्रपोज किया था न्यूरोटिसिज्म एसोसिएटेड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंसेस के साथ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की रिएक्टिविटी के डिफरेंसेस के साथ हम न्यूरोटिसिज्म को एसोसिएट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो इंडिविजुअल्स जिनका न्यूरोटिसिज्म ज़्यादा होता है वो उनका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बेसिकली इस उनके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ज़्यादा रिएक्टिव होने से ये होता है कि उनमें नेगेटिव इमोशन ज़्यादा आते हैं, वो एंग्शियस ज़्यादा रहते हैं, उनको मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया न्यूरोटिसिज्म। तो हमने 3 चीज़ें समझी, साइकोटिसिज्म, एक्सट्रावर्जन और न्यूरोटिसिज्म। अब ये जो पार्ट है ये कंप्लीटली एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में जो भी हमें दी गई है डेफिनेशन इस थ्योरी की, तो हम एक बार वो पढ़ लेते हैं एंड देन दिस थ्योरी विल गेट कंप्लीटेड। तो बेसिकली 3 डायमेंशन होते हैं इस थ्योरी के अंदर जो कि कुछ नंबर ऑफ ट्रेट्स को कंप्राइज करते हैं। पहला है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। तो बेसिकली ये वो डिग्री है जिस बेसिकली जितना लोग खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं ये वो डिस्क्राइब करती है। जो लोग न्यूरोटिसिज्म में हाई स्कोर करते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, मूडी होते हैं, एंशियस होते हैं। पीपल जिनकी इमोशनल स्टेबिलिटी हाई होती है वो काम और पेशेंट होते हैं। फिर आता है एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रावर्जन जो कि वो डिग्री बताता है कि एक इंसान कितना सोशली एक्टिव है, रिजर्व्ड है या विड्रॉ करता है वो सोशल इंटरेक्शन से। और लास्ट है साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। ये बेसिकली वो डिग्री है जो कि बताती है कि लोग कितना ज़्यादा सोशेबल हैं या एंटी सोशल हैं। जो लोग साइकोटिसिज्म में हाई स्कोर करते हैं वो एंटी सोशल होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, और जो सोशेबिलिटी में ज़्यादा स्कोर करते हैं वो कोऑपरेटिव और फ्रेंडली होते हैं। आइसेंक का पर्सनालिटी क्वेश्चनर जो है उसको यूज़ किया जाता है ये अबव मेंशन्ड डायमेंशंस को पढ़ने के लिए। कौन कौन से? न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, साइकोटिसिज्म। ठीक है, 10। ओके, सो ये आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। 10 मॉडल, आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो में हम 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे, बिग 5 फैक्टर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।